हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आपको अपने मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद डॉक्टर श्याम गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि क्लासियस मोसोटी इक्वेशन और डेबाई इक्वेशन के बारे में समझाया जाए। तो देखिए, डेबाई इक्वेशन पढ़ने से पहले क्लासियस मोसोटी इक्वेशन समझना जरूरी है, और क्लासियस मोसोटी इक्वेशन समझने से पहले जो चीज़ समझने की है वो है पोलराइजेशन, ध्रुवण। कि पोलराइजेशन होता कैसे है ये समझ में आएगा, उसके बाद ही क्लासियस मोसोटी इक्वेशन समझ में आएगी। मैं जनरली देखता हूं कि बच्चे सीधे क्लासियस मोसोटी इक्वेशन समझने बैठ जाते हैं, लेकिन जब तक पोलराइजेशन समझ में नहीं आएगा तब तक क्लासियस मोसोटी इक्वेशन समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले पोलराइजेशन की बात करते हैं। जैसे कि कोई प्योर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। प्योर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मतलब होमो एटॉमिक, जिनमें केवल प्योर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे H2 N2। ठीक है, इन इन मॉलिक्यूल्स में क्या है, इनमें डाइपोल मोमेंट का मान 0 है, म्यू का मान 0 है, क्योंकि ये होमो एटॉमिक है और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है दोनों में, इस वजह से डाइपोल मोमेंट का मान 0 है। लेकिन यदि ऐसे अणुओं को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, या दो प्लेटें, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव के प्लेट के बीच में रख दिया जाए, तो इनके जो आवेशों का साम्य संतुलन है, इनके जो ये डिस्टेंसों का बीच में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इनमें डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, और डिस्टरबेंस उत्पन्न होने की वजह से इनमें एक पॉजिटिव केंद्र बन जाता है और एक नेगेटिव सेंटर बन जाता है, और एक डाइपोल जनरेट हो जाता है, जिसे इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल कहने का क्या मतलब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, म्यू 0 होता है। लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया जाता है तो इनके जो इलेक्ट्रॉनों का जो बैलेंस है वो एकदम बिगड़ जाता है, तो एक सेंटर पॉजिटिव हो जाता है और एक सेंटर नेगेटिव हो जाता है, जिससे इनमें डाइपोल, और यही डाइपोल मोमेंट कहलाता है। दो आवेश बनना, डाइपोल, दो एंड बन गए, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड, तो इसे इंड्यूस प्रेरित डाइपोल द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इंड्यूस डाइपोल होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे, यानी कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से रिलीज कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, या जैसे ही इनके पोटेंशियल इसको जैसे रिमूव करेंगे आप, म्यू इंड्यूस का भी 0 हो जाएगा, यानी कि कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। यानी कि ये केवल जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तब ही उत्पन्न होते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। क्लियर? इंड्यूस डाइपोल, और ये इंड्यूस डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू आई फॉर इंड्यूस, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसकी तीव्रता एफ के समानुपाती होता है। म्यू आई इज प्रोपोर्शनल टू एफ। जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, एफ पर, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर डिपेंड करता है ये। और अगर समानुपाती को उठाएंगे तो कांस्टेंट आएगा अल्फा, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं अल्फा को। ठीक है, तो अल्फा इज क्या कहलाता है, पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी। ध्रुवणता बोलते हैं इसको। ठीक है, तो म्यू आई इक्वल टू अल्फा इंटू एफ, ये हो जाता है। तो ये याद रखें आप। क्लियर? अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पोलराइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ पोलराइजेशन बहुत काम का है ये। इसमें पहला है वो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, इसको पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये किसी वजह से इलेक्ट्रॉन अभ्र के विकृत होने की वजह से, देखिए पोलराइजेशन रेट किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के डिस्टर्बेंस की वजह से। ये इलेक्ट्रॉनों के डिस्टर्बेंस की वजह से उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्बेंस से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के विकृत हो जाने से पॉजिटिव नेगेटिव एंड बन जाते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर? सेकेंड है
परमाणुवीय एटॉमिक पोलराइजेशन, एटॉमिक पोलराइजेशन, परमाणुवीय ध्रुवणता, पोलराइजेशन, इसको पीए के नाम से बोला जाता है। क्लियर। और ये किसकी वजह से होता है? ये नाभिक के नाभिक जो है विद्युत क्षेत्र में एक एटम होगा, एटम में एक इलेक्ट्रॉन भी होगा और एक नाभिक नाभिक भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होते हैं तो उस वजह से जो पोलराइजेशन जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कहलाता है। और नाभिक के डिस्टर्बेंस की वजह से, न्यूक्लियस के डिस्टर्बेंस की वजह से जो एंड बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड बनते हैं, उसे बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेशन। अब ये दोनों, अगर मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया इंड्यूस पोलराइजेशन, इंड्यूस पोलराइजेशन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया इसको तो इलेक्ट्रॉन भी डिस्टर्ब हुए और इनके नाभिक भी डिस्टर्ब हो गए। तो यानी कि पी आई जो है इंड्यूस, ये इन दोनों का योग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस और एटॉमिक डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। क्लियर। क्योंकि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, परमाणु भी होते हैं, सॉरी नाभिक भी होते हैं, तो दोनों डिस्टर्ब होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव प्लेट भी है, एक पॉजिटिव प्लेट भी है। क्लियर। तो नाभिक हमारा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन के डिस्टर्बेंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन उत्पन्न होता है और नाभिकों के डिस्टर्बेंस की वजह से परमाणु पोलराइजेशन यानी ध्रुवणता उत्पन्न होती है या एटॉमिक पोलराइजेशन बोलते हैं। तो दोनों का योग क्या, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? इंड्यूस पोलराइजेशन, पीआई। क्लियर। इसके बाद एक तीसरे प्रकार का पोलराइजेशन हो रहा है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, अभिविन्यासीय ध्रुवण, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। देखिए इसकी खास बात क्या है, ये उन अणुओं में होगा जिनमें स्थायी द्विध्रुव है, परमानेंट डाइपोल जिनमें मौजूद है, परमानेंट पोल जिन मॉलिक्यूल्स में मौजूद है उनके अंदर ओरिएंटेशन डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन उत्पन्न होता है। इसको पीओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि वो दोनों जो होंगे, यानी कि जो हमने पहले बताया था, एक तो इंड्यूस वाला जिसके अंदर एटॉमिक एंड इलेक्ट्रॉनिक है, वो उनमें होंगे जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण जिनमें होते हैं, सॉरी जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। लेकिन ये उनमें होगा अभिविन्यासी पोलराइजेशन जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। क्लियर। अब इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो ये क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अभी ओरिएंटेट की कोशिश करते हैं, तो इसी वजह से इसे ओरिएंटेशन पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है। इसको पीओ से नाम दिया गया है। तो टोटल पोलराइजेशन की बात करें, टोटल पोलराइजेशन, इसको पीएम नाम दिया गया है, मोलर पोलराइजेशन, टोटल या मोलर पोलराइजेशन भी बोलते हैं इसको, मोलर ध्रुवणता। और पीएम बराबर क्या हो जाएगा? पी आई प्लस पीओ। पी आई किसके बराबर है? पीई प्लस पी ए प्लस पीओ। तो टोटल पोलराइजेशन हो गया पीई प्लस पी ए प्लस पीओ। क्लियर। ओरिएंटेशन किसमें होगा? जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा उन मॉलिक्यूल्स में ओरिएंटेशन होगा। अब ये अभिविन्यासित होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खुद कहाँ पर अभिविन्यासित कोशिश करते हैं? ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ओरिएंटेड होने की कोशिश करते हैं, ये अभिविन्यासित होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी थर्मल, इनकी तापीय गति और वाइब्रेशन कम जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेट होते हैं और उनकी तापीय गति जो होती है, इनको ऐसा करने से होने से रोकती है, जिससे दोनों के दो प्लेटों के मध्य में एकदम बीच का सेंटर, बीच का पाथ निकाल करके व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री पर नहीं होंगे बिल्कुल ऐसे, इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ऐसा नहीं होगा कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जो डाइपोल के जो हमारे डाइपोल मोमेंट का जो दो एरिया हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, ये इस तरह से 180 डिग्री पर अरेंज होने की कोशिश नहीं करेगा। ये कोशिश क्या करेंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री पर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये खुद की गति के कारण ऐसा नहीं होने देंगे, तो ये लगभग इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। क्लियर। ठीक है। तो आपके लिए यहाँ याद रखना ओरिएंटेशन पॉलीमराइजेशन का कि जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है उनके अंदर ये जनरेट होता है, उनके अंदर उत्पन्न होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इनको ओरिएंटेड कोशिश करना था, अपनी अपनी दिशा में व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, लेकिन ये खुद थर्मल और वाइब्रेशन की वजह से ऐसा नहीं, ऐसा होने से रोकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासियस मोसोटी इक्वेशन। तीनों तरह के विभिन्न आप पोलराइजेशन समझ में आ गए होंगे आपके। तो क्लासियस मोसोटी इक्वेशन क्या कहती है, देखिए
क्लासियस मोसोटी इक्वेशन जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इंड्यूस पोलराइजेशन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इंड्यूस यानी कि जो ध्रुवण है उसके बीच में रिलेशन बताती है। क्लासियस मोसोटी इक्वेशन जो है ये क्या बताती है, परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इंड्यूस पोलराइजेशन के बीच में रिलेशन बताती है। इन दोनों के बीच में रिलेशन बताती है। क्लासियस मोसोटी नामक वैज्ञानिक ने करा था इसका डेरिवेशन, तो इसलिए कैसे बोलते हैं इसको क्लासियस मोसोटी इक्वेशन। देखिए मोसोटी ने क्या माना कि जो अणु होते हैं वो पूर्ण रूप से गोलाकार माना उन्होंने अणुओं को गोलीय रूप में माना, ठीक है। और इनमें आवेशों का वितरण समान रहता है, आवेशों का वितरण एकदम समान रहता है, बिल्कुल एक्यूरेटली। तो इनके और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या रहता है, साम्य रहता है। मतलब इस तरह गोलाकार माना, पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, एकदम साम्य में है, सब कुछ बैलेंस है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाया दो प्लेटों के बीच में, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, इनमें डिस्टर्बेंस आएगा। तो ये नेगेटिव की तरह नेगेटिव इस तरफ जाना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव इस तरफ जाना शुरू कर देंगे और डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस डाइपोल, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने, म्यू आई इज प्रोपोर्शनल टू एफ के, क्लियर। और म्यू आई को हटाएंगे तो, समानुपाती को हटाएंगे तो अल्फा इंटू एफ, क्लियर। तो ये हो गया इंड्यूस डाइपोल का फॉर्मूला, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। म्यू आई क्या है, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी। लेकिन ये डिस्टोर्शन की वजह से आई है, विकृति के कारण, तो इसे विकृति पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी, विकृत, कौन सी, डिस्टोर्टेड, विकृति ध्रुवणता, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट किया सेपरेट करने के लिए, डिस्टोर्टेड पोलराइजेबिलिटी। और एफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, ठीक है। यदि एफ बराबर 1 कर दिया जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कितना कर दिया जाए, 1, तो म्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा डी। तो यहाँ से अल्फा डी की डेफिनेशन दी जा सकती है आपको आर इजीली, कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 हो तो उस दौरान उत्पन्न, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 हो तो उस दौरान उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, अल्फा डी के बराबर होता है। तो ये तो जनरली अभी तक अपन ने जो पहला पढ़ा था वही चीज है। अब मान लेते हैं ये जो दो प्लेटें हैं, इनके विद्युत क्षेत्र की जो क्षमता है, यानी इन दोनों की जो क्षमता है वो कितनी है, E0 मान लेते हैं। ये पहले की बात है, जब ये मॉलिक्यूल रखा हुआ नहीं था स्टार्टिंग में, इनकी क्षमता कितनी, E0। कुछ समय पश्चात ये क्या करेंगे, इसको इसके अंदर इंड्यूस करेंगे डाइपोल, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज में आएगा। मान लेते हैं घट करके कितना हो गया, E हो गया। मान लेते हैं घट करके कितना हो गया, E। इनिशियली मान लेते हैं प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, क्षमता, यानी टोटल विद्युत क्षेत्र कितना था, E0 था। अब जब हमने इसके बीच में डाइपोल मोमेंट लगा दिया हमने, जैसे हमने अणु रखा, वैसे उसमें इंड्यूस होने में इलेक्ट्रिक फील्ड यूज में आएगा। तो उस दौरान मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घट करके कितना हो गया, E हो गया। तो E0 और E में जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, E0 और E में जो रिलेशन दिया जाता है वो दिया जाता है E0 बराबर E प्लस 4πI, E0 बराबर E प्लस 4πI, ये एक रिलेशन क्लासियस मोसोटी के अकॉर्डिंग। E0 यानी कि प्रारंभिक तीव्रता, प्रारंभिक क्षमता, ये प्रारंभिक क्षमता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रारंभिक क्षमता, ये पोलराइजेशन के बाद, ध्रुवणता के बाद क्षमता, यानी जो कम रह गई, कमी होने के पश्चात कितनी बची, E रह गई, ठीक है, बाद क्षमता, क्लियर। I है प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण,
प्रति इकाई आयतन में, ये राइट डाउन करते रहे आप साथ के साथ, द्विध्रुव आघूर्ण, प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर? ठीक है। तो अब देखिए मैं वापस लिख रहा हूं यहाँ पर E0 बराबर E प्लस 4 पाई आई। ठीक है, E का भाग लगाए दोनों साइड, E का भाग क्या हो गया, E0 अपॉन E बराबर 1 हो जाएगा, ये तो E में भाग लगाए 4 पाई आई अपॉन E। ठीक है, ये E0 अपॉन E इसको बोलते हैं एप्साइनल। एप्साइनल कहलाता है परावैद्युतांक। इसका नाम क्या है, एप्साइनल, इसको बोलते हैं एप्साइनल परावैद्युतांक। यही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसका, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। तो एप्साइनल बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन ई, 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन ई। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज और करते जाएं आप साथ के साथ ही, थोड़ा याद आगे बहुत काम आएंगे। ये जो है इसको इक्वेशन 1 दे दें आप नाम, इसको इक्वेशन 2 दे दें और इसको इक्वेशन 3 दे दें। ठीक है, तो एप्साइनल बराबर हो गया 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन ई। 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, एप्साइनल माइनस 1 बराबर 4 पाई आई अपॉन ई। तो ई से इधर को इधर ले आए तो ई इंटू एप्साइनल माइनस 1 4 पाई आई, क्वेश्चन नंबर 4। समझ गए? ये की रिलेशन दिया क्लासिस मोसोटी ने कि प्रारंभिक क्षमता जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज में आने के बाद घटकर कितनी रह गई, ई रह गई। तो उसमें एक रिलेशन है E0 बराबर E प्लस 4 पाई आई। E0 है प्रारंभिक क्षमता, E है कुछ समय पश्चात क्षमता और I है प्रति इकाई आयतन द्विध्रुव आघूर्ण। फिर सिंपली हमने E का भाग लगाया दोनों साइड, E0 अपॉन E किया, या E में E का लगाएंगे तो 1 आएगा, 4 पाई आई अपॉन E। सिंपली फिर इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का, दो विद्युत क्षेत्र की क्षमताओं का अनुपात क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? और जो I है प्रति इकाई आयतन, जो I है उसको वो दिया जाता है म्यू आई इंटू एन के द्वारा। ये एक याद रखना है, I जो है प्रति इकाई आयतन द्विध्रुव आघूर्ण जो था उसको दिया जाता है म्यू आई इंटू एन के बराबर। एन टोटल अणुओं की संख्या और म्यू आई द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, एन क्या है, जो है एन वो है आपका यहाँ पर इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। एक आयतन में एक, अगर इकाई आयतन का मान इकाई है तब तो उत्पन्न जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो म्यू आई होगा। तो अणुओं की संख्या अगर टोटल एन हो तो एन से गुणा हो जाएगा। क्लियर? अब जो एफ है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एफ है, जो थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे एफ के बारे में, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर की तीव्रता में क्लासिस मोसोटी अकॉर्डिंग निम्नलिखित चीजों का योगदान होता है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निम्नलिखित चीजों का योगदान होता है। पहला, मतलब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाने में या टोटल तीव्रता में किस चीज का योगदान है, वो है पहला है प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की क्षमता। पहला है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्षमता, यानी कि E0 पर। दूसरा ये निर्भर करता है जो हमारा बिल्कुल जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, इस दौरान प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्लियर? तो उसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, तो प्रेरित फोर्स इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब उसके द्वारा कितना उन बल हो रहा है, प्रेरित द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न बल या प्रेरित बल।
और इसका मान होता है -4πi के बराबर। ये कुछ है जो मैथमेटिकल है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तीसरा, ये जो गोलीय सरफेस है, जो हमारे अणु है, उस पर कितना आवेश प्रेरित हो गया, गोलीय तल पर प्रेरित आवेश कितना, इस दौरान इंड्यूशन के दौरान कितना आवेश उत्पन्न हो गया, उस पर निर्भर करता है, और ये होता है 4/3 पाई आई के बराबर। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है इस क्लासेस मोसोटी के अंदर, कि किस किस पर निर्भर करता है। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्रारंभ में कितनी थी, E0 पर, इस E0 के अकॉर्डिंग ही बल उत्पन्न होगा, -4πi के बराबर होता है, और इसी E0 के अकॉर्डिंग उस पर आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि E0 की वजह से तो आवेश उत्पन्न होगा, वो 4/3 पाई आई के बराबर होता है। तो F के अंदर इन चीजों का योगदान है। तो F बराबर क्या हो गया, E0 प्लस -4πi, इन तीनों का योगदान 4/3 पाई आई, ठीक है। तो F बराबर हो गया E0 -4πi प्लस 4/3 पाई आई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर। E0 का मान रख दें, E0 बराबर E प्लस 4πi, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन 2 से E0 का मान रखो, का मान तो क्या हो जाएगा, F बराबर E प्लस 4πi माइनस 4πi प्लस 4/3 पाई आई, क्लियर। 4πi से 4πi कैंसिल आउट, F बराबर हो गया E प्लस 4/3 पाई आई। इक्वेशन नंबर जो भी नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन थी हमारी, 1 2 3 4 5, इक्वेशन नंबर 6, क्लियर। ये आ गया F बराबर E प्लस 4πi/3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर आप 3 पर आओ। इक्वेशन 3 क्या थी, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन 3 E इंटू एफ साइन एल -1 बराबर 4πi। देखिए 3 ये नंबर में कुछ दिक्कत हो जाए तो आप अपने आप डेरिवेशन करते जा रहे हैं, उसमें आप इक्वेशन देख लें, मेरे साथ से थर्ड ही है, सॉरी 4 है, इक्वेशन 4 से, तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप इक्वेशन का, इक्वेशन 4 से 4πi का मान रख दें इसके अंदर। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस 1/3 E इंटू एफ साइन एल -1, एफ साइन एल -1, ठीक है। चलिए ओपन करिए इस इक्वेशन को, E प्लस E एफ साइन एल बटे 3 माइनस E/3 हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, E-3 और E ये 1 है और 1/3 है, तो बटे कितने, 2/3, तो 2E/3 प्लस E एफ साइन एल बटे 3, F बराबर हो गया E/3 कॉमन 2 माइनस एफ साइन एल, इक्वेशन नंबर 7। F की वैल्यू आ गई E/3 2 माइनस एफ साइन एल, क्लियर। अब F का मान इक्वेशन 1 में रख दें, F का मान समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, म्यू बराबर अल्फा डी इंटू एफ, म्यू आई बराबर अल्फा डी इंटू एफ। इसके अंदर अगर वैल्यू रखेंगे तो म्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा डी, तो E/3 2 माइनस एफ साइन एल इंटू अल्फा डी, एफ की वैल्यू रख दी हमने, क्लियर, राइट। अब इस म्यू आई का मान इक्वेशन नंबर
ये 8 हो गया। इस म्यू आई का मान रख दें हम, इक्वेशन नंबर हमारी एक बार चेक करते हैं 5 के अंदर, जो आई का मान म्यू आई का मान रख दें तो इक्वेशन 5 के अंदर मान रख सकते हैं। इक्वेशन 5 से 5 क्या कहती है, आई बराबर म्यू आई इंटू एन। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये रख दे मान सिंपली, एन इंटू ई बाई 3 2 माइनस एफ साइनल अल्फा डी। क्लियर, आई का मान आ गया इक्वेशन नंबर 9। अब ये आई का मान हम रख दें इक्वेशन नंबर, हमारी जो ई माइनस इक्वेशन नंबर थी हमारी ई माइनस ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन 4 से ए इंटू एफ साइनल माइनस 1 बराबर 4 पाई, आई का मान रखिए एन ई बाई 3 2 माइनस एफ साइनल इंटू अल्फा डी। क्लियर, ओके। चलिए, ई से ई कैंसिल, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एफ साइनल माइनस 1 बटे एफ साइन 2 प्लस एफ साइनल, ठीक है। एफ साइनल माइनस 1 बटे, ये इधर आ जाएगा, इसको इसमें भाग लगा दे, बचेगा क्या 4 पाई 4 बटे 3 पाई अल्फा डी एन, ठीक है। तो बचेगा 4 बटे 3 पाई एन अल्फा डी। क्लियर, तो ये एक इक्वेशन निकल करके आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 7, सॉरी इक्वेशन नंबर 9 या 10 जो भी होगा हमारा 9। अब जो n है हमारे पास, जो n है, n क्या है, इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। n जो है, n बराबर है इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। उपस्थित अणुओं की संख्या, और ये किसके बराबर होगी, n अपॉन v के। अवगाद्रो संख्या में v का अगर भाग लगा देते इकाई आयतन में अणुओं की संख्या आ जाएगी। आपको पता है 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, अवगाद्रो संख्या के बराबर, और उसमें आयतन में भाग लगा दें तो 1 मोल में इकाई आयतन में अणुओं की संख्या निकल के आ जाएगी, n अपॉन v। क्लियर, बराबर क्या होता है, आयतन बराबर मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो रख दें यहाँ पर n मास और ऊपर डेंसिटी। क्लियर, सिंपली आप v भी रहने सकते, आप पे डिपेंड, आप दोनों में से v चाहे तो v रहने दो या m अपॉन डी कर सकते। यहाँ पुट कर दें n बराबर एफ साइनल माइनस 1 एफ साइनल 4 बटे 3 पाई n अपॉन v अल्फा डी। क्लियर, इस v को vm, क्योंकि टोटल मास की बात कर, टोटल वॉल्यूम की, टोटल पूरा उसकी बात करेंगे तो vm टोटल आयतन हो जाएगा, मोलिकुलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम डिफरेंशिएट करने के लिए केवल m फॉर मोलर मतलब टोटल वॉल्यूम, जिसमें तीनों तरह के पोलराइजेशन है, ठीक है। तो इसको इधर ले आए, तो एफ साइनल माइनस 1 बटे 2 प्लस एफ साइनल इंटू वी एम बराबर 4 बटे 3 पाई अल्फा डी और कैपिटल एम, ठीक है। वीएम क्या है, वीएम जो वीएम है ये है मोलर आयतन, मोलर आयतन या वॉल्यूम। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास। और ये जो क्लासियस मोसोटी ने इस वाले पार्ट को
एफ साइनल -1/2 प्लस एफ साइनल वी एम पी आई से रिप्रेजेंट किया। क्लासियस-मोसोटी के अकॉर्डिंग, क्लासियस-मोसोटी के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्लासियस-मोसोटी, एफ साइनल -1/2 प्लस एफ साइनल वी एम ये पी आई के बराबर होता है, इंड्यूस पोलराइजेशन के बराबर होता है। तो पी आई बराबर क्या हो गया, तो पी आई बराबर 4/3 पाई अल्फा डी एन, और यही क्या कहलाती है, क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन। ठीक है, ये नॉन पोलर अणुओं के लिए, इसके लिए नॉन पोलर के लिए, जो जिनमें क्या नहीं होता, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, जैसे H2O2, उनके लिए ये एक्यूरेटली पाई गई, उनके लिए जो इसके रिजल्ट आए वो एकदम सही आए। लेकिन पोलर अणु जैसे कि HCl, H2O, इनके लिए ये सही नहीं पाई गई। तो ये केवल किसके लिए सही थी, नॉन पोलर यानी कि H2O2 जिसमें इंड्यूस होता है, इनके लिए किसने दी, डेबाई ने दी थी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉन पोलर के लिए ये एकदम सही बैठती है। और नॉन पोलर के लिए मुझे ये बताओ, पी आई या पी एम की बात करें, टोटल किसके बराबर होता है, पी आई। ओरिएंटेशन होता ही नहीं उनमें भाई, पी एम बराबर क्या होता है, पी आई प्लस पी ओ। लेकिन नॉन पोलर अणुओं के लिए पी ओ तो होता ही नहीं है, ओरिएंटेशन तो किसमें पाया जाता है, स्थायी द्विध्रुव वाले अणुओं में। तो पी आई बराबर पी एम हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली पी एम बराबर पी आई बराबर 4/3 पाई अल्फा डी एन। ये क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन हो गई, किसके लिए, नॉन पोलर यानी कि H2O2 अणुओं के लिए दी गई थी, जिनमें इंड्यूस होता है, प्रेरित होता है। बाकी उनके लिए नहीं दी गई जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, जिसमें ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन है नॉन क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन का, बीएससी थर्ड ईयर में है ये आ जाता है पूरा डेरिवेशन बीएससी थर्ड ईयर के अंदर एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, पोलराइजेशन, प्योर कोवलेंट मॉलिक्यूल जितने भी हैं, जैसे H2O2, N2, इनके अंदर क्या स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, म्यू बराबर 0 होता है। लेकिन जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इनमें इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इनके जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या बैलेंस बिगड़ जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिससे इनमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, जिसे इंड्यूस डाइपोल मोमेंट कहते हैं, म्यू आई। और इसका मान इंटेंसिटी के समानुपाती होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती घटाएंगे तो अल्फा आएगा, जिसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, ध्रुवणता कहते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे, इनका म्यू का मान वापस 0 हो जाएगा। ठीक है, पोलराइजेशन 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन जो इलेक्ट्रॉनों के डिस्टर्बेंस से उत्पन्न होता है, एटॉमिक पोलराइजेशन जो नाभिकों के डिस्टर्बेंस की वजह से उत्पन्न होता है, और इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन प्लस पी। एक तीसरा टाइप का और होता है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, तीसरा टाइप का होता है ओरिएंटेशन अभिविन्यासीय। ये किन में पाया जाता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट जिन अणुओं में पाया जाता है उनके अंदर ये पाई जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अणुओं को अपनी दिशा में व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, लेकिन थर्मल और वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से ये व्यवस्थित नहीं होते हैं, बल्कि एक अलग ही एंगल पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, उससे एक एंगल बनाते हैं, जैसे इस तरह से हो गया, थीटा एंगल बनाते हैं। क्लियर। तो टोटल पोलराइजेशन कितना हो जाएगा, तीनों का योग पीई प्लस पीई प्लस पीए प्लस पीओ, और पीई और पीए को मिलाकर क्या बोलते हैं, पीआई बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन। क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन में परावैद्युतांक यानी कि एफ साइनल और इंड्यूस पोलराइजेशन के बीच में रिलेशन बताया गया था। ये क्या कहते हैं, मोसोटी क्या कहते हैं कि जो अणु होते हैं वो गोलीय होते हैं, एकदम बिल्कुल गोलाकार होते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम बैलेंस में रहते हैं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ये बैलेंस बिगड़ जाता है और इनमें डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल, जिसका मान तीव्रता के समानुपाती होता है। तो म्यू आई बराबर अल्फा इंटू एफ। अल्फा को अलग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए डी लिख दिया, डी यानी डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन यानी दोनों के बैलेंस बिगड़ने की वजह से हुआ है, इसलिए विकृत ध्रुवणता कहते हैं। यदि एफ बराबर एक हो तो म्यू आई बराबर अल्फा डी हो जाएगा। क्लियर, तो डेफिनेशन है, सिंपली आप दे सकते हैं। अब देखिए, प्रारंभ में जो क्षमता थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो E0 थी। इसमें डाइपोल जनरेट करने के दौरान उसकी तीव्रता घट करके कितनी रह गई, E रह गई। तो उसमें एक रिलेशन दिया गया, E0 बराबर E प्लस 4 पाई है प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रारंभिक क्षमता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ध्रुवणता के बाद क्षमता।
फिर देखिए ये रिलेशन था, इसमें ई का भाग लगाया, सिंपली E0 अपॉन ई को हम एप्सिलॉन नाम देते हैं, परावैद्युतांक, दो तीव्रताओं का, दो क्षमताओं का अनुपात। फिर सिंपली एफ हल किया तो ये 4 इक्वेशन निकल करके आई। आई बराबर जो प्रत्येक आयतन द्विध्रुवागुण होता है वो म्यू आई इंटू एन के बराबर था। एन क्या है, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या। क्लासेस मोसोटी के अकॉर्डिंग जो एफ है यानी तीव्रता जो है, तीव्रता, उसमें निम्न 3 चीजों का योगदान होता है। एक तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्रारंभ में थी, प्रेरित द्विध्रुवोत्पन्न जो प्रेरित बल उत्पन्न होगा वो -4 पाई आई के बराबर होगा, और प्रेरित आवेश जो होगा 4/3 पाई आई के बराबर होगा। तो इन तीनों का योग होगा। E0 की वैल्यू हमने रखी, तो E0 की वैल्यू हमने जब रखी इसके अंदर तो सोल्व किया, तब ये एक इक्वेशन निकल के F बराबर E/3 2 - F sin L। ठीक है, अब इसके F का मान हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा यानी म्यू आई वाले में, तो F का मान रखा दिया है निकल के। अब ये जो म्यू आई का मान आया हमने आई वाली इक्वेशन में रखा, आई बराबर म्यू आई इंटू एन वाली में, तो ये निकल करके आया। आई का मान हमने इस इक्वेशन के अंदर रखा जो ऊपर लिखी हुई है, तो सिंपली सोल्व किया इस इक्वेशन को हमने। तो सोल्व करने पर हमारे पास ये इक्वेशन निकल करके आई। ठीक है, तो एफ साइन एल -1 अपॉन 2 4 प्लस एफ साइन एल बराबर 4/3 पाई एन अल्फा डी। क्लियर, एन इकाई आयतन में अणुओं की संख्या होती है, जिसका मान एन अपॉन वी होगा, तो संख्या के बराबर बटे वॉल्यूम का भाग लगा दें। सिंपली ये एन बराबर पुट किया हमने, वी को इधर लेके आए, तो एफ साइन -1 पर 2 प्लस एफ साइन एल वी एम 4/3 पाई अल्फा डी एन। यही क्या कहलाती है मेरी क्लासिस मोसोटी इक्वेशन है। और इस क्लासिस मोसोटी ने इस वाले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को क्या नाम दिया, इंड्यूस पोलराइजेशन का नाम दिया। तो ये रिलेशन हो गया एफ साइन एल और इंड्यूस पोलराइजेशन के बीच में, और यही क्लासिस मोसोटी कहता है। तो पी आई बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई अल्फा डी इंटू एन। ये याद रखें आप, पी आई का मान किसके बराबर है, एफ साइन एल -1/2 प्लस एफ साइन एल इंटू वी एन के बराबर। ठीक है, ये किसके लिए सही साबित होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी कि H2O2N2 के लिए, HCl, जिन ऐसे अणु जिनमें स्थायी द्विध्रुव होता है जैसे HCl, HBr, HF, ऐसे अणुओं में ये सही साबित नहीं देती। इनके लिए कौन सी इक्वेशन आती है, डी बाई इक्वेशन। क्लियर, तो और मैं अगर मोलर पोलराइजेशन की बात करें पीएम की, पीएम क्या होता है, पी आई प्लस पीओ के ओरिएंटेशन के, और ओरिएंटेशन किस में होता है, स्थायी द्विध्रुव वाले में, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नॉन पोलर की बात है। तो पीएम बराबर पी आई हो जाएगा 4/3 पाई अल्फा डी एंड ये क्लासिस मोसोटी इक्वेशन है फाइनली। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आप पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो जो है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आगे केमिस्ट्री की स्टडी करने के लिए। और अगर आपको कोई वीडियो या कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।